नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। घर के पास अगर पीएनजी पाइपलाइन है तो कनेक्शन लेना ही होगा। कंपनी 3 महीने का नोटिस देगी। कनेक्शन नहीं लिया तो एलपीजी सप्लाई बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के पास भी गैस पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है तो अगले 3 महीने में आपके घर आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। इसके तहत अब पाइप वाली गैस कनेक्शन लेना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले नोटिस दिया जाएगा। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई रोक दी जाएगी। साथ ही सोसाइटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी भी देनी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र ने उड़ान 2.0 योजना को मंजूरी दी। 100 एयरपोर्ट बनेंगे। इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT योजना 5 साल के लिए बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इसमें 2030-35 के नए पर्यावरण लक्ष्य तय करना, 28,840 करोड़ की मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी और इमिग्रेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए IVFRT 3.0 शामिल किया है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने मॉडिफाइड रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान 2.0 को मंजूरी दे दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 100 नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान बोला, अमेरिका के पास ताकत होती तो वो जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम नहीं दे। उसके खोखले वादों का दौर खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने ट्रंप की युद्ध विराम कोशिशों का मजाक उड़ाया है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को अमेरिका के युद्ध विराम दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका दरअसल खुद से ही बातचीत कर रहा है। ईरानी सेना के खापत अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोलफघारी ने यह बयान सरकारी टीवी पर प्रसारित एक रिकॉर्डेड वीडियो में दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस ताकत की बात करते थे वह अब नाकामी में बदल गई है। आप खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन अगर यह ताकत आपके पास होती तो अब तक इस हालात से बाहर निकल चुके होते। अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंकराचार्य को बटुकों से यौन शोषण मामले में जमानत मिली। हाईकोर्ट बोला, चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। अविमुक्तेश्वरानंद को इंटरव्यू देने से भी रोका। जी हां दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर बाद लगभग 3:45 बजे सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई। सबसे अहम शर्त यह है कि दोनों पक्ष यानी कि शंकराचार्य और आशुतोष मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दूसरा पक्ष जमानत कैंसिल अर्जी दे सकता है। यह फैसला सुनाने के दौरान शंकराचार्य के वकील ने कहा, योर ऑनर, इस पर भी कहें कि कोई बच्चों को लेकर घूमने लगता है, कोई यात्रा के दौरान बयानबाजी करता है, इसे भी रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार बोली, 35 दिन बाद गैस बुकिंग की बात झूठ। डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। नियमों में कोई बदलाव नहीं। दरअसल दोस्तों, सरकार ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया जिसमें गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव की बात कही जा रही थी। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ता 45 दिन और नॉन PMUY उपभोक्ता दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिफिल बुकिंग के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों, एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। MP के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़। गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे लोग। धक्का मुक्की, पुलिस तैनात करनी पड़ी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, नीमच, झामुआ, आगर मालवा, शाजापुर और अन्य शहरों में मंगलवार शाम पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इजराइल ईरान युद्ध के बीच पेट्रोल खत्म होने और कीमतें बढ़ने की अफवाह फैलने पर लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे। लोगों की भीड़ इतनी बढ़ी कि कई पंपों पर धक्का मुक्की और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। प्रशासन और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल अधिकृत स्रोतों से जानकारी लें। वहीं दोस्तों, पेट्रोलियम कंपनियों ने भी कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ही ईंधन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देश में सोशल मीडिया यूज करना नहीं होगा आसान। सरकार लगाने वाली है नया नियम। डेटिंग और गेमिंग एप्स पर लगेगा ताला।
जी हाँ दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल का तरीका आने वाले समय में काफ़ी बदल सकता है। एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि यूजर्स के अकाउंट को केवाईसी यानी कि पहचान सत्यापन से जोड़ा जाए और उम्र की सख्त जांच लागू की जाए। खासतौर पर सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म पर यह नियम लागू करने की बात कही गई है, जहां गलत इस्तेमाल की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, यह सिफारिश महिला सशक्तिकरण से जुड़ी संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में सिर्फ केवाईसी ही नहीं बल्कि डीप फेक कंटेंट पर रोक, डिजिटल फोरेंसिक सिस्टम को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और पीड़ितों की मदद जैसे कई मुद्दों को भी शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोनालिसा ने डायरेक्टर सरोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। बोली, कई बार मुझे गलत तरीके से छुआ, परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज के कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोसले ने मंगलवार को डायरेक्टर सरोज मिश्रा पर फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। मोनालिसा ने केरल के कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे 10 बार गलत तरीके से छुआ। मैंने अपने परिवार को बताया कि सरोज मिश्रा ने मुझे छुआ, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मैंने क्या सहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। सरोज मिश्रा ने मुझे जब छुआ, मैंने यह बात अपने पूरे परिवार को बताई, लेकिन कहा गया कि यह तुम्हारी पहली फिल्म है, क्या पहली फिल्म के लिए मुझसे रेप करवाओगे? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में तापमान 38 डिग्री पहुंचा, राजस्थान में बारिश की संभावना, झारखंड में पारा 24 घंटे में 7 डिग्री बढ़ा, हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में बारिश और तेज गर्मी दोनों का असर देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में 27 मार्च के बाद से बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही इन राज्यों में दिन का तापमान भी फिर से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और टर्फ की वजह से बादल भी छाए और गर्मी भी रही। दिन का तापमान 48 डिग्री पहुंच गया। 27-28 मार्च को आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में तापमान बदला है। राज्य में 24 घंटे में 7 डिग्री तापमान बढ़ गया। सबसे ज्यादा तापमान सरायकेला में 35.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मैं लगभग मर चुका था, राजपाल यादव ने जेल में बंद होने का बताया दर्दनाक अनुभव। बोले, मैं फाइटर हूं। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में एक पुराने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि कुछ ही समय के बाद जमानत मिलने के साथ ही वह बाहर आ गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने अभिनेता को भीतर तक झकझोर दिया। अब उन्होंने पहली बार इस अनुभव को लेकर खुलकर बात की और बताया कि ये समय उनके लिए जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। जेल से बाहर आने के बाद अभिनेता ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें जिंदगी दोबारा मिल गई हो। उन्होंने बताया कि मुश्किल वक्त में देश विदेश से मिले लोगों के प्यार और समर्थन ने उन्हें भावनात्मक रूप से काफी मजबूत बनाया। अभिनेता के अनुसार इतने वर्षों के करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस बार लोगों का साथ उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं। कहा जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे। याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक पैलेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। मामला दोस्तों सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपिल एम पंचोली की बेंच में था। बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदे मातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर के पक्ष में सुनाया फैसला। एआई के गलत इस्तेमाल पर उठाई थी आवाज। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीप फेक मामले में गौतम गंभीर के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गंभीर को उनके व्यक्तित्व अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया। कोर्ट ने मेटा, गूगल और अमेजन को आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश दे दिया। दरअसल दोस्तों, गौतम गंभीर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके नाम और छवि का दुरुपयोग और साथ ही उन्हें गलत सूचना फैलाने के लिए उपयोग हो रहे कंटेंट को हटाने की मांग की जा रही थी। दरअसल दोस्तों, गौतम गंभीर ने पहले अपनी याचिका वापस ले ली थी, जिससे वे ज़्यादा सटीक जानकारी के साथ नई अर्जी दाखिल कर सके। गंभीर का कहना था कि उनकी इजाज़त के बिना उनकी आवाज़, फोटोग्राफ का गलत कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
होर्मुज से गल्फ वापस लौटा पाकिस्तान जा रहा कंटेनर जहाज, शहबाज को ईरान का बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ की तरह पेश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ बनने की पेशकश की और उसके इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया। लेकिन इस बीच खबर है कि मध्यस्थ बनने की तमन्ना के लिए बैठे पाकिस्तान जा रहे एक कंटेनर जहाज को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से वापस लौटा दिया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के एंट्री गेट पर कराची जा रहे एक कंटेनर जहाज को वापस लौटा दिया। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान जा रहे जहाज ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत पहले से नहीं ली थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो के बाद स्विगी ने भी खाना मंगवाना कर दिया महंगा, प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ाई, हर ऑर्डर पर 14 की जगह 17.58 रुपए देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के बाद अब स्विगी ने भी खाना मंगवाना महंगा कर दिया है। कंपनी ने आज 24 मार्च से हर ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म की फीस में 17% की बढ़ोतरी कर दी। अब यूजर्स को हर ऑर्डर पर 14 रुपए के बजाय 17.58 रुपए जीएसटी के सहित यानी कि कुल 3.58 रुपए ज़्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। यह बढ़ोतरी डिलीवरी ऑपरेशंस की लागत बढ़ने के कारण की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान का सीज फायर प्लान ईरान ने कर दिया खारिज, यूएस की तरफ से तेहरान को सौंपी थी 15 शर्तें। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कूटनीति और सैन्य गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। राइटर्स के अनुसार पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका का 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। हालांकि तेहरान ने वाशिंगटन के साथ बातचीत करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव इस्लामाबाद के मध्यस्थों के जरिए ईरान को सौंपा गया। इसमें कई अहम बिंदु शामिल है। इनमें प्रतिबंधों में राहत, नागरिक परमाणु सहयोग, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कमी, मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं और होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका पहले ही क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है। वाशिंगटन ने मरीन सैनिकों की सहायता के लिए पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया। इससे साफ है कि कूटनीति के साथ साथ सैन्य तैयारी भी समानांतर चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 1205 अंक चढ़कर 75,273 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 394 अंक की तेजी रही। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा रही खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1,205 अंक यानी कि 1.63% की तेजी के साथ 75,273 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 394 अंक यानी कि 1.72% की तेजी देखने को मिली। ये 23,306 पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में बढ़त रही। आज ऑटो, बैंकिंग, मेटल और एमएफसीजी शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। बात करें दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, टाइटन और ग्रेसिम रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और टीसीएस रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चांदी 9,000 रुपए बढ़कर 2.34 लाख पर पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,000 महंगा होकर 1.45 लाख का हुआ। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,000 बढ़कर 1.45 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी की कीमत 9,000 रुपए बढ़कर 2.34 लाख रुपए पर पहुंच गई है। दोस्तों बात करें कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 84,616 रुपए प्रति 10 ग्राम का बिक रहा है। 18 कैरेट सोना 1,08,482 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,32,493 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार बोली देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचें। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दिल्ली में इंटरमिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान लोगों से डर और घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीदारी करने से बचने की अपील की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सुजाता शर्मा ने कहा कि पैनिक बाइंग के कारण पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों और रिटेल आउटलेट्स के बाहर लंबी कतारें देखी गई। हम बताना चाहते हैं कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। हमारे पास सालाना करीब 26 करोड़ टन कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धुरंधर 2 का 6 दिनों में वैश्विक कलेक्शन 919 करोड़ रुपए रहा। सबसे तेज 900 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की।
जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज यानी कि धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 6वें दिन यानी कि दोस्तों मंगलवार को भारत में 56.55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। ट्रेड वेबसाइट सेक्निकल के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में 919 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने सबसे तेज 900 करोड़ रुपए कमाने के मामले में फिल्म पुष्पा 2 की बराबरी कर ली है। दोनों फिल्मों ने 6 दिन में यह आंकड़ा पार किया था। हालांकि 6 दिनों में कुल कमाई के मामले में पुष्पा 2 आगे है, जिसने 951.32 करोड़ रुपए कमाए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन बोला बंगाल वोटर लिस्ट में एरर ठीक हुई। एक दिन पहले सभी वोटर्स जांच के दायरे में बताए गए। ममता ने दार्जिलिंग में लोक नृत्य किया। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बुधवार को माना कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। डिस्प्ले एरर की वजह से वोटर्स का नाम जांच के दायरे में दिख रहा था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी टीम ने करीब 2 घंटे में समस्या ठीक कर दी। आयोग इस गड़बड़ी की जांच कर रहा है। दरअसल दोस्तों, एक दिन पहले मंगलवार शाम को बंगाल में जब कई लोगों ने अपना वोटर स्टेटस चेक किया तो उनके नाम के आगे जांच के दायरे में है दिख रहा था। यह उन लोगों के साथ भी हुआ जिनका नाम पहले से ही फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोटक बैंक पर 160 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पंचकूला नगर निगम की एफडी में गड़बड़ी। बैंक ने पुलिस में खुद शिकायत दर्ज की। जी हां दोस्तों, हरियाणा की पंचकूला नगर निगम के करोड़ों रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक विवादों में है। बैंक पर करीब 160 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद बैंक ने पंचकूला पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और नगर निगम के साथ मिलकर खातों की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, पंचकूला नगर निगम के कमिश्नर विनय कुमार ने बताया कि नगर निगम की कुछ एफडी लंबे समय से कोटक महिंद्रा बैंक की पंचकूला शाखा में थी। जब निगम ने एक एफडी के मैच्योर होने पर फंड ट्रांसफर करने के लिए बैंक से कहा, तब रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद निगम ने बैंक से सभी जमा राशि का हिसाब मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह गड़बड़ी 160 करोड़ तक की हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, भारत का 6ठा नंबर। यूपी के लोनी शहर की हवा दुनिया में सबसे खराब, नई दिल्ली 4थे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश बन गया। स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। इसके बाद बांग्लादेश, तजिकिस्तान, चांद और कांगो है। उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, जबकि नई दिल्ली 4थे स्थान पर है। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 5 भारत के हैं। इनमें यूपी के गाजियाबाद, लोनी, असम के बर्नीहाट, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल का उला शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में पॉलिसी, बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा रहे। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद। 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ड्राफ्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि छात्रों को सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रखा जाए। मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान का सुझाव दिया गया है, जिसमें ऑडियो ओनली विकल्प और तय समय के बाद इंटरनेट बंद करने की व्यवस्था होगी। उम्र के हिसाब से डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने की भी बात की गई है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने कहा है कि करीब 25% किशोरों में इंटरनेट की लत है, जिससे नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं हो रही है। इसी को देखते हुए यह पॉलिसी बनाई गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश की ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी होगी। ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सख्ती, स्टॉक और उपलब्धता में अंतर तो एक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, देश भर के ब्लड बैंकों पर अब सरकार की डिजिटल नजर रहेगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी लाइसेंस प्राप्त ब्लड सेंटर्स के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद देश भर में खून की उपलब्धता का एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार करना और कालाबाजारी रोकना है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ई रक्त कोष को सीधे निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया गया है। यानी कि दोस्तों, जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर पोर्टल पर दर्ज डेटा और वास्तविक स्टॉक का मिलान करेंगे। डेटा में हेराफेरी मिलने पर पहली बार सख्त कार्रवाई होगी। राज्यों की लाइसेंस अथॉरिटी को 30 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उगते सूरज की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उगते सूरज की भूमि कौन से देश को कहा जाता है तो जल्दी से उस देश का नाम करो, उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।